हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे लेकर चलते हैं और आज के इस वीडियो में हम 6 जुलाई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर और क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। सेफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने किस टीम को हराकर जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। पहली प्रायोरिटी तो ये याद रखिएगा कि सेफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब इंडिया ने अपने नाम कर लिया है। इसने फाइनल में देखिए कुवैत की टीम को हराकर ये खिताब जीता है। आंसर भी हो जाएगा। आयोजन कहाँ किया गया चैंपियनशिप का? तो इसका आयोजन देखिए बेंगलुरु में किया गया है और इसका जो फाइनल है बेंगलुरु के कांति रावा स्टेडियम में खेला गया था। इस फाइनल में भारत ने कुवैत को 5-4 से हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन को ही सेफ के नाम से जाना जाता है। ये एक फुटबॉल की प्रतियोगिता है जो कि सेफ चैंपियनशिप के नाम से जानी जाती है। 2023 में इसका खिताब कुवैत को हराकर इंडिया ने अपने नाम किया है। देखिए, सेफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम जो कि विजेता रही है, इसके कप्तान सुनील छेत्री थे। इंडिया की फुटबॉल टीम ने अभी तक 9 बार सेफ चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। सबसे पहली बार जब इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में, ये खिताब भी इंडिया ने ही अपने नाम किया था और इसके बाद देखिए 9 बार जीतते हुए 2023 का खिताब भी इंडिया ने ही अपने नाम किया है। तो 9 बार सेफ चैंपियनशिप का खिताब इंडिया ने अपने नाम किया है। 2023 की इस फुटबॉल चैंपियनशिप में देखिए टोटल 15 मैच खेले गए थे। आयोजन स्थल कर्नाटक राज्य है। सर्वाधिक गोल भारत के खिलाड़ी सुनील छेत्री ने किए हैं। टोटल 5 गोल इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में किए हैं। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मतलब बेस्ट प्लेयर का खिताब भी सुनील छेत्री को दिया गया है और बेस्ट गोलकीपर का खिताब इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश के फुटबॉल खिलाड़ी अनीसुर रहमान जीको को दिया गया है। तो यहाँ पर 2023 के इस टूर्नामेंट की सभी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। अब सेफ चैंपियनशिप की बात करें तो दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित दक्षिण एशिया की एक द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप है। इसकी शुरुआत 1993 में सार्क गोल्ड कप के रूप में हुई थी और अब इसे सेफ कप के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा लास्ट मंथ फुटबॉल का इंटर कॉन्टिनेंटल कप भी इंडिया की ही फुटबॉल टीम ने अपने नाम किया था। दोनों चैंपियनशिप को याद रखिएगा, दोनों चैंपियनशिप में इंडिया की फुटबॉल टीम ही विनर रही है। आगे आ जाइए। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के नए चीफ सिलेक्टर कौन चुने गए हैं? भारतीय क्रिकेट टीम के नए चीफ सिलेक्टर हाल ही में अजित आगरकर को चुना गया है। अजित आगरकर को आप सभी जानते हैं, ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर है। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं। इन्हें हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का नया चीफ सिलेक्टर चुना गया है। इनके पहले चेतन शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर थे और अब इनके स्थान पर अजित आगरकर को चीफ सिलेक्टर चुना गया है। चेतन शर्मा कुछ समय पहले ही एक स्टिंग ऑपरेशन में फंस गए थे, जिसके बाद इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था और अब चीफ सिलेक्टर के पद पर नियुक्त हुए हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजित आगरकर। बीसीसीआई की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। भारत में क्रिकेट के सभी खेलों का आयोजन बीसीसीआई के द्वारा ही करवाया जाता है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में की गई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। इसके चेयरमैन वर्तमान में रोजर बिन्नी हैं और उपाध्यक्ष या डिप्टी चेयरमैन के पद पर राजीव शुक्ला वर्तमान में देखने को मिलते हैं। हाल ही में एफएओ का एक बार पुनः महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एफएओ की बात करें तो द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसे जाना जाता है, जिसके हाल ही में एक बार पुनः महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल के पद पर क्यू डोंग्यू को नियुक्त किया गया है। ये चीन के रहने वाले हैं, तो आंसर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चीन के क्यू डोंग्यू लगातार दूसरी बार द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं। इन्हें देखिए इसके पहले 2019 में संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी का प्रमुख चुना गया था और वह इस पद पर सेवा देने वाले पहले चीनी नागरिक बने थे। अब एक बार फिर से 2023 में क्यू डोंग्यू को एफएओ का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। इस संस्था की बात करें तो देखिए खाद्य और कृषि संगठन के नाम से इसे जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत की गई थी। मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का ही एक पार्ट है।
यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो कि पूरे विश्व में खाद्य और कृषि में सहयोग का नेतृत्व करती है और सभी देशों को खाद्य आपूर्ति और एग्रीकल्चर के विकास के लिए एक साथ लाने का कार्य करती है। इसी के स्थापना दिवस के रूप में देखिए 16 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इस संस्था की 1945 में स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर इटली के रोम में स्थित है और द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर नाम की रिपोर्ट हर साल यही संस्था जारी करती है। क्यू डोंग्यू को एक बार फिर से FAO का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में 23वें SCO शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो SCO, जिसे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, हाल ही में इसका 23वां शिखर सम्मेलन देखिए वर्चुअली आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता इंडिया ने की है। इंडिया की अध्यक्षता में वर्चुअली SCO शिखर सम्मेलन का 23वां सम्मेलन आयोजित किया गया है। 2023 में इसकी थीम की बात करें तो टूवर्ड्स अ सिक्योर SCO 2023 में इस शिखर सम्मेलन की थीम है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो देखिए शंघाई सहयोग संगठन एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है, जो कि देखिए भौगोलिक दायरे और जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। इस संगठन की स्थापना 2001 में की गई थी और इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में स्थित है। वर्तमान में यूरेशियन क्षेत्र के टोटल 9 देश इसके मेंबर हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने आपको शो कर दिए हैं, एक बार पॉज करके 9 मेंबर के नाम देख लीजिएगा, जिसमें से इंडिया भी एक मेंबर है, जिसने 2023 में इसके 23वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई-सरस मोबाइल ऐप का संबंध किस मंत्रालय से है? ई-सरस मोबाइल ऐप की बात करें तो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट का एक मोबाइल ऐप है। आंसर ए हो जाएगा। अब उद्देश्य की बात करें कि इसे डेवलप किए जाने का या लॉन्च किए जाने का उद्देश्य क्या है, तो देखिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के बनाए गए उत्पादों की बिक्री के लिए इस मोबाइल एप्लीकेशन को हाल ही में लॉन्च किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जितने भी भारत में स्वयं सहायता समूह है फ्रेंड्स, वहाँ पर महिलाएं जितने भी प्रोडक्ट डेवलप करती है, जितने भी प्रोडक्ट बनाती है, उनकी बिक्री के लिए एक ई प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना इस एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य से यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ई-सरस मोबाइल ऐप को हाल ही में लॉन्च किया गया है। देश का पहला EPR क्रेडिट पाने वाला नगर निगम कौन सा है? EPR क्रेडिट, जो कि देखिए प्लास्टिक के उचित प्रबंधन के कारण प्रदान किया जाता है, इसे पाने वाला देश का पहला नगर निगम हाल ही में इंदौर नगर निगम बन गया है। आप सभी जानते हैं पिछले 6 टाइम से इंदौर नगर निगम या इंदौर शहर स्वच्छता के मामले में देश में नंबर 1 पर है। इंदौर नगर निगम देश का पहला EPR मतलब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है। इंदौर नगर निगम को यह जो उपलब्धि है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 और EPR नीति को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए मिली है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के EPR पोर्टल पर पंजीकृत होने वाला देश का पहला शहर भी इंदौर है। तो देश का पहला EPR क्रेडिट पाने वाला नगर निगम इंदौर नगर निगम बन गया है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई? तो देखिए देश का पहला कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल भारत के गुजरात राज्य में स्थापित किया गया है। गुजरात के मेहसाणा में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला वर्चुअली हाल ही में भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा रखी गई है। तो यहाँ पर आंसर मिल जाता है, देश का पहला कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल भारत के गुजरात के मेहसाणा में स्थापित किया जाएगा, जिसकी हाल ही में आधारशिला रखी गई है। देखिए भारत के PM नरेंद्र मोदी ने PPP मॉडल के जरिए 100 सैनिक स्कूल स्थापित करने का हाल ही में आह्वान किया था और इसी के तहत मेहसाणा का जो सैनिक स्कूल है देश का 20वां सैनिक स्कूल होगा, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर बनाया जा रहा है। कहां पर स्थापित किया जा रहा है? गुजरात के मेहसाणा में। हाल ही में जारी की गई विमेंस वनडे रैंकिंग में पहले पायदान पर कौन सी टीम रही है? विमेंस वनडे रैंकिंग को हाल ही में ICC के द्वारा जारी किया गया है, ICC के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें देखिए पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम रही है। आंसर ए हो जाएगा। वुमेन वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम है।
आईसीसी की इस सूची में दूसरे स्थान पर इंग्लैंड की टीम को रखा गया है, तीसरे स्थान पर साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम को रखा गया है और चौथे स्थान पर इस रैंकिंग में भारत को जगह दी गई है। तो यहाँ पर टॉप 4 क्रिकेट टीम को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखिए विमेन टी20 रैंकिंग की बात करें तो आईसीसी की विमेन टी20 रैंकिंग में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की ही महिला क्रिकेट टीम को रखा गया है, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम है, तीसरे पर न्यूजीलैंड और चौथे स्थान पर इस रैंकिंग में भी भारत को जगह दी गई है। तो आईसीसी विमेन वनडे रैंकिंग और आईसीसी विमेन टी20 रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर है और दोनों ही रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम को पहले स्थान पर रखा गया है। इसके अलावा देखिए वनडे रैंकिंग में अगर प्लेयर्स की बात करें तो श्रीलंका की कप्तान चामरी अट्टापट्टू विमेन्स वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली श्रीलंका की पहली महिला खिलाड़ी है। भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो हरमनप्रीत कौर और भारत की उप कप्तान स्मृति मंधाना को वनडे रैंकिंग में छठे और सातवें स्थान पर रखा गया है। पहले स्थान पर श्रीलंका की कप्तान चामरी अट्टापट्टू को रखा गया है। आगे आ जाइए, पालनहार योजना का संबंध किस राज्य से है? पालनहार योजना भारत की राजस्थान गवर्नमेंट की योजना है। अब ये हाल ही में सुर्खियों में इसलिए रही है क्योंकि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने हाल ही में इस योजना के लाभार्थियों के खातों में धनराशि ट्रांसफर की है। अभी कुछ समय पहले राजस्थान गवर्नमेंट का एक बजट आया था जिसमें देखिए इस योजना के तहत 0 से 6 साल की आयु के जो बच्चे हैं उनके खाते में प्रतिमाह दी जाने वाली राशि को 500 से बढ़ाकर 750 रुपये किया गया था और 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के जो लाभार्थी हैं उनके खाते की राशि को 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह किया गया था। अब योजना क्या है या किससे रिलेट करती है, ये क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में। तो देखिए योजना शुरू की गई थी 2005 में। इसका नाम रखा गया था पालनहार योजना। अब योजना क्या है शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही ईजिली वे में समझाता हूँ। देखिए ऐसे बच्चे राज्य में जो कि अनाथ हैं, अगर उनको कोई भी केयर टेकर पालता है जो कि उनका रिश्तेदार या परिचित हो दूर का, मतलब वो अनाथ तो है ही, मतलब माता पिता तो है नहीं, तो ऐसी कंडीशन में उनके जो दूर के रिश्तेदार या कोई भी परिचित अगर उनको पालते हैं, उनके पालनहार बनते हैं, तो उन बच्चों के खाते में या फिर उन परिचित के खाते में राज्य सरकार हर माह कुछ राशि या कुछ धनराशि ट्रांसफर करती है ताकि जो अनाथ बच्चे हैं उनकी शिक्षा, उनका उचित स्वास्थ्य प्रबंधन या उचित पालन पोषण किया जा सके। तो यही योजना राजस्थान में पालनहार योजना के नाम से जानी जाती है। किस राज्य की योजना है याद रखिएगा, तो ये राजस्थान गवर्नमेंट की योजना है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन देखिए, थ्रेड्स ऐप का संबंध किस कंपनी से है? तो थ्रेड्स ऐप को देखिए मेटा के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला है। मेटा का आप सभी ने नाम सुना होगा, ये कंपनी है जिसके अंडर में फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सभी एप्लीकेशन मेटा कंपनी की है। इसके द्वारा देखिए ट्विटर को टक्कर देने के लिए एक नया टेक्स्ट आधारित ऐप लॉन्च किया जाने वाला है जिसको नाम दिया गया है थ्रेड्स ऐप। इसको आगे चलकर मेटा के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला है। अब ये एप्लीकेशन क्या है, तो सीधा सा मतलब इसका देखिए जैसा आपका ट्विटर है, ट्विटर क्या है, टेक्स्ट आधारित एक एप्लीकेशन है। इसी को टक्कर देने के लिए टेक्स्ट आधारित कन्वर्सेशन ऐप लॉन्च किया है मेटा ने, जिसका नाम दिया गया है थ्रेड्स। मेटा का यह जो एप्लीकेशन है जुलाई में जारी होने की उम्मीद है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसा टफ नहीं था जो कि आपको कहीं भी कंफ्यूज करे। तो आई होप आज के डेली करंट अफेयर में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, जितनी भी डिटेल मैंने आपको बताई है, वो आपको ईजिली याद हो गई होगी। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में। देखिए हम नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख नगरों की बात करेंगे। आज की फैक्ट शीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर प्रमुख नगर देखेंगे हम वर्ल्ड के, और देखेंगे कि वो किस नदी के तट पर बसे हुए हैं। इराक का बगदाद टाइग्रिस नदी के तट पर बसा हुआ है। जर्मनी का बर्लिन शहर स्प्री नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का पर्थ शहर स्वान नदी के तट पर। पोलैंड का वारसा विस्चुला नदी के तट पर। इटली का रोम टाइबर नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके बाद इंग्लैंड का लंदन टेम्स नदी के तट पर है। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के तट पर है और रूस की राजधानी मॉस्को मॉस्कावा नदी के तट पर स्थित है। आगे आइए, चेक गणराज्य का प्राग विंतावा नदी के तट पर है। मिस्र का काहिरा नील नदी के तट पर स्थित है। अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स
लाप्लाटा नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है, यमुना नदी के तट पर स्थित है। टर्की का अंकारा शहर किजिल नदी के तट पर स्थित है। कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर सेंट लॉरेंस नदी के तट पर। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर डार्लिंग नदी के तट पर और हंगरी का बुडापेस्ट डैन्यूब नदी के तट पर स्थित है। अमेरिका का वॉशिंगटन पोटोमेक नदी के तट पर स्थित है। ऑस्ट्रिया का वीना डैन्यूब नदी के तट पर। जापान का शहर टोक्यो अराकावा नदी के तट पर। म्यांमार का रंगून इरावदी नदी के तट पर। कनाडा का ओटावा सेंट लॉरेंस नदी के तट पर। और लास्ट में यूएसए का न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। तो ये ज्योग्राफी का एक पर्टिकुलर टॉपिक था जो कि अक्सर हमें अलग अलग एग्जाम में देखने को मिलता है। अब आ जाइए लास्ट सेशन में जो हमने करंट अफेयर डिस्कस किए थे उनको एक बार हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, ग्लोबल शतरंज लीग 2023 का खिताब त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने अपने नाम किया है। 6वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब हरियाणा ने जीता। साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया है। R21 और मैट्रिक्स M नाम का जो टीका है मलेरिया के लिए खोजा गया है। हाल ही में चर्चा में रही माना पटेल का संबंध तैराकी से है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी कामेश्वर राव कोदावंती को नियुक्त किया है। गायिका सुदक्षिणा शर्मा का हाल ही में निधन हो गया, जो कि असम राज्य की लोकप्रिय गायिका थी। आगे आइए, विमेंस कैरेबियाई प्रीमियर लीग से जुड़ने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर श्रेयांका पाटिल है। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में हरियाणा में किया गया है। और लास्ट, महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री अजित पवार बनाए गए हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने लास्ट डे के सभी करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लिया। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, सेफ चैंपियनशिप 2023 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया है? अगर आपने ये सेशन ध्यान से एंड तक देखा होगा तो आप इजीली इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाओगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या है। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।